साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 सेट लगा लिया है। आज जो है हम लोग का तीसरा क्रम है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो देखिए, आज का जो है हम लोग का वो है टेस्ट सीरीज नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं और दोस्तों में अपने शेयर करिएगा जो भी डीएलएड एंट्रेंस के तैयारी करते हो। चलिए पार्ट नंबर 1, इसमें क्या देखेंगे हम लोग? जनरल हिंदी का देखेंगे। जाइए आइए देखते हैं हम लोग कि जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा पार्ट 1 में जनरल हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि नयन में कौन सी संधि है? बताइएगा नयन में कौन सा संधि है। तो आंसर्स बताएंगे। नयन का तो पहले संधि विच्छेद बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ने जोर अन। क्या होगा दोस्तों? तो ने जोर अन होगा, नयन होगा। और इसमें जो है वो संधि होगा, इसका नाम है अयादि संधि। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसी का है ये अयादि संधि। और वो कौन कौन होता है स्वर संधि में? तो देखिए, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यंग संधि होता है, अयादि संधि होता है। ये 5 जो है स्वर संधि होते हैं। देखिए आगे, जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, कौन सा समास कहलाता है? बताइए कौन कहलाता है? तो आंसर बताएंगे द्वंद्व समास कहलाता है। आंसर सी करेक्ट होगा। और द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? अथवा, या, एवं, ये सभी वर्डों से वो क्या हो? जुड़ा हो। जैसे माता पिता, तो हम लोग बोल सकते हैं माता एवं पिता, पाप पुण्य, पाप एवं पुण्य बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये सभी से जुड़ा हो, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे, है ना। देखिएगा आगे, कह रहा है कि नगण्य शब्द में समास होगा। बताइए नगण्य शब्द में समास कैसा होगा? तो इसमें जो समास होगा ना, तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा दोस्तों? तत्पुरुष। आंसर से यहाँ पे सी बनेगा, क्योंकि इस शब्द में उत्तर पद क्या है? प्रधान है, और प्रथम पद क्या है? गौण है। देखिएगा आगे, हमारा गद्यांश है और गद्यांश को पढ़ के हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या बनते हैं इनसे। कह रहा है क्या कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी किसी दुखी को किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुआं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो परहित के अंतर्गत आता है। परहित के अंतर्गत क्या आता है बताइए? तो परहित के अंतर्गत आता है कि दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना चाहिए। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन बताना है। कह रहा है कि चरपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसका कारक बताइए। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, कारक हमें इसमें ढूंढना है। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा है कारक? अधिकरण कारक है। आंसर्स क्या बताएंगे? सी। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में यहाँ पे आप देखिए क्या है? पर। ये पर जो है आपका कारक है, और ये पर कौन कारक है? तो अधिकरण कारक है। तो आंसर इस कारण हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कह रहा है भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहेंगे? तो उसे बोली कहते हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। बताइए इनमें से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है बताइए? आइए देख लेते हैं। निश्चयवाचक के लिए हमें ये सभी मेरे मित्र हैं, पहला ही आपका आंसर मिल रहा है। इसमें क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। आंसर हमारा पहला ही करेक्ट है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी वाक्य में निश्चय या यकीन का बोध कराने के लिए किया जाता है। उसके अंतर्गत यह, वह, यह, वे, ये सभी आए तो आप समझ जाइएगा क्या है? यह निश्चयवाचक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि रुचि घर जा रही है। रुचि क्या कर रही है? तो घर जा रही है। इसमें कौन सा वाच्य है हमें बताना है।
तो रुचि ये काम कर रही है, क्या करने का, घर जाने का, तो इसलिए इसका कृतवाच्य बनेगा। आंसर ए करेक्ट होगा। आगे बताइएगा, कह रहा है कि पगड़ी रखना, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पगड़ी रखने का मतलब है इज्जत बचाना। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि इनमें कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, मतलब गलत कौन है। आइए देख लेते हैं हम लोग गलत कौन है। कह रहा है कि हरिओम ने हाथ जोड़े, ये तो सही है। दूसरा देखिए, तुम्हारा सूट अच्छा है, ये भी सही है। जून और जुलाई आ गया, नहीं आ गई, ये हमारा गलत हो गया। उसकी पतंग कट गई, ये भी सही है, यानी आंसर हमारा क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। आगे देखिएगा, कह रहा है कि क्रिया का कार्य करने वाले पद समूह क्या कहलाता है? क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्रियापद बंध। आंसर सी करेक्ट होगा आपका। आगे देखिएगा, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, रेखा द्वारा क्या की जाती है, मेहंदी लगाई जाती है। इसमें हमें वाच्य ढूंढना है, बताइए कौन सा वाच्य है, मे किसके द्वारा, तो रेखा द्वारा लगाई जाती है। इसमें बताइएगा ये कर्म वाच्य कर रही है। आंसर बी हो जाएगा आपका। कह रहा है कि सलमा घर जाती है, डैश वाच्य, डैश वाक्य है। सलमा जो है घर जाती है, ये कैसा वाक्य लग रहा है आपको बताएंगे, तो आंसर बताइएगा। ये एकदम से सिंपल मतलब सरल वाक्य लग रहा है। आंसर सी बताइएगा। सरल वाक्य पहचानने का तरीका आपको बता देते हैं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आगे, शब्द में प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द में जो प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं उसे? अभिधा कहते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुखार्थ और लक्षार्थ से अलग तीसरा का अर्थ प्रकाशित हो उसे व्यंजना शक्ति हम लोग कहते हैं। और शब्द की वह शक्ति जिसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसे हम लोग लक्षणा शब्द कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्रोता या फिर पाठक की कल्पना शक्ति कोई नई अर्थ बतावे, वह कौन सी शब्द शक्ति है? श्रोता या फिर पाठक की कल्पना शक्ति कोई नई अर्थ बतावे, उस शब्द शक्ति कौन सा शब्द शक्ति कहेंगे? तो उसे कहेंगे व्यंजना कहेंगे। आंसर सी करेक्ट होगा। उपमा अलंकार के कितने अंग है? उपमा अलंकार के कितने अंग है? तो आंसर बताइएगा, चार। और वो चार कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो भी याद रखिए। एक है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा क्या है, तो वाचक शब्द है ना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो उपमा अलंकार के लिए। और यदि ये चारों प्रेजेंट रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णोपमा बोला जाता है। आगे देखेंगे, इनमें कौन सा शब्द जो है, इनमें कौन सा शब्द शब्दालंकार है? कौन सा है बताइए शब्दालंकार, तो आंसर बताएंगे। इसमें जो है अनुप्रास आपका शब्दालंकार है, बाद बाकी उपमा, मानवीय, है ना, उन्नति, ये सभी क्या है, अर्थालंकार में आते हैं। तो अनुप्रास हमारा क्या है, शब्दालंकार। आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि वर्ण सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सी अलंकार है? देखिए यहाँ पे जैसे हमारा हाइफन दिया है, यहाँ पे सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें भी हाइफन दिया हुआ। तो आप देखिएगा कि इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, रूपक अलंकार आ रहा है। जब किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को रखा जाए ना, पानी, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि यानी दोनों को एक कर दिया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। कह रहा है कि सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े है, ये कैसा, तो चंद्रिका जैसा चादर ओढ़े है, तो इस कारण इस दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हमारा रूपक अलंकार आया है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह में कौन सी अलंकार है? बताइएगा कौन सा अलंकार है, तो आंसर बताएंगे। फिर से देखें ना, जस्ट वही आ गया, तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार बनेगा। देखिए कह रहा है कि उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लग, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में अलंकार ढूंढना है। देखिए दोस्तों, यदि आप याद किए होंगे तो आपको तनु, है ना, मानो, मनु, जानहु, ज्यों, ये सब मिले होंगे और ये सीधे किसका है, तो आप बताएंगे ये सीधे हम लोग कहते हैं इसे उत्प्रेक्षा अलंकार को कहते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर्स ऑप्शन से। कुछ बातें आपको याद ही करने होंगे।
आगे देखिएगा, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, पंक्ति में हमें कौन सी अलंकार है, बताइएगा कौन सा अलंकार है। तो आप आंसर बताएंगे कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, तो आंसर इसमें हमारा विरोधाभास होगा अलंकार, ऑप्शन बी होगा। जगन में कितने लघु और गुण वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद बताइएगा। इसमें कह रहा है कि फूली डाले सुकुम सुकुम सुमाई सुकुम सुममई, तिये की देख आंखें आ जाती है, मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। हमें बताना है वर्णिक छंद, तो ये कौन सा वर्णिक छंद है आप बताएंगे। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता है आंसर ए करेक्ट बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पंडित पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना जो है रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों के स्वीकार किए हैं, कितने काव्य गुणों को स्वीकार किए हैं, तो आंसर बताएंगे तीन को किए हैं। कौन कौन है, तो उपमा है, मध्यम है और उद्धम है। क्वेश्चन कह रहा है रामायण में किस रस की प्रधानता है, रामायण में कौन सी रस की प्रधानता है, तो आंसर बताएंगे करुण रस की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे करुण रस। देखिए अगला पार्ट जो आता है वो क्या है, देखिए दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन सा सत्य है, आइए देख लेते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या के लिए दशमलव शांत हो, बिल्कुल नहीं, दशमलव तो उसका शांत होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि दशमलव रूप अशांत आवर्ती हो, नहीं अशांत हो, अब फिर से मतलब वही आ रहा हो रिपीटेड, वो तो परिमेय संख्या बन जाएगा। दशमलव रूप अशांत हो अनावर्ती, हाँ वो फिर से वापस नहीं आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही बोला। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत, यानी आंसर हमारा क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आइए इसमें देख लेंगे। शांत हो जाएगा मतलब वो हमारा एक तरह से परिमेय संख्या, ऐसे तो सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन है जिसका दशमलव शांत हो जाएगा। देखिए एक और बात बता देते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग ये 5 से करते हैं, कितने टाइम 17 टाइम में, ये तो कंफर्म है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि जी आपको ऐसा दिखाई दे कि कौन सा होना चाहिए, तो आपको 5 से भी बेटर कौन से मिलेंगे, तो 10, है ना। 10 का यदि फैक्टर वाले आपको मिल रहे हैं तो वो समझिए कि आप जो है उसे क्या कर सकते हैं, शांत बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 160 दिख रहा है दोस्तों, तो इसे हम लोग शांत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो जीरो वाले होते हैं उसको शांत करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे देखिएगा कि हमने करा क्या कि 16 और इंटू 10, क्या ये हम लोग लिख सकते हैं 160 को, तो आप बताएंगे बिल्कुल, अपॉन में 3 है, हमने ये 16 से 3 को डिवाइड किया, जो भी हमारा डेसिमल में आया, अब जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो तो उतना ही एग्जैक्ट रह जाएगा कि नहीं, तो आप बताएंगे बिल्कुल उतना ही रह जाएगा। तो सपोज करिए हमने ये 16 से 3 को डिवाइड करा है, तो आया हमारे पास 0.018, है ना, 7। इसे जब आप डिवाइड करिएगा ना, तो एक जीरो जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा और जीरो से ये हो जाएगा पूरी तरह से 7, यानी आंसर हम बता देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के गुणनफल का होता है, यह कथन है सही है या गलत है, तीन संख्याओं का गुणनफल बताइएगा, तो आंसर्स बताएंगे यह सही नहीं है। यदि कहता दो संख्याओं का गुणनफल तब बिल्कुल सही होता है दोस्तों, ठीक है। वो फॉर्मूला भी होता है आपको पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम समापवर्तक होता है ना। कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा हमें बताना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या हो जाएगा। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता क्या है, तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी कहने का मतलब ये 5, मतलब माइनस में 5, ए कहने का मतलब ये 2, यानी 2, तो -5/2। देखिए ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, राइट आंसर डी हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके मूल्यों का शून्यकों का योग 0 तथा एक शून्यक 4 है,
तो वह बहुपद क्या होगा। तो उस बहुपद को निकालने के लिए कैसे हम लोग पहले करेंगे कि अल्फा मतलब हम समझ कर लेते हैं कि एक हमारा शून्य दिया है, तो अल्फा की जगह पे हम लोग 4 रख लेते हैं, ठीक है 4। और बीटा की जगह पे हमें नहीं पता है कि क्या आने वाला है, इक्वल 0 है, मतलब बीटा इक्वल आप क्या लिखेंगे तो -4, बीटा इक्वल -4 लिखिएगा। अब कह रहा है क्या, दोनों मूल जो है अल्फा और बीटा से बना द्विघात बहुपद क्या हम लोग लिखेंगे, देखिएगा अल्फा और बीटा से यदि हम लोग बनाएंगे तो उस बहुपद को लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये तो होगा ना। अब रखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे 4 -4 रखेंगे, बल्कि ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे -4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और -4, ठीक है। बी का भी वैल्यू क्या आ गया है -4 आ गया है और अल्फा की वैल्यू 4 है, ओके ना। और यहाँ पे तो एक्स रहेगा प्लस ये हो जाएगा गुणा कितना हो जाएगा 16, वो भी नहीं तो कैसा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस में है मेरा बीटा का और अल्फा का प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करिए तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये कितना, तो प्लस और माइनस तो ये तो कट जाएगा आपका, तो आपके पास क्या बच जाएंगे माइनस में 16, यानी बहुपद जो आएगा हमारा कौन होगा एक्स स्क्वायर -16, एक्स स्क्वायर -16 देखिए कौन सा है, तो यस ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे होंगे, राइट आंसर ऑप्शन से तो करेक्ट बन जाएंगे आपके। आगे देखिए कह रहा है रैखिक, यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 4 है, y का वैल्यू कितना है -1 है, तो x का वैल्यू आइए हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, y की वैल्यू -1, इसके जगह पे -1 रखिएगा, मतलब ये माइनस में चल जाएगा 2। अब देखिए माइनस में 2 है तो इधर जाके जुड़ जाएगा यानी 6 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 3 2 टाइम में कटेगा 6, तो आपको निकलेगा x का वैल्यू 2, तो हमें x का ही वैल्यू तो निकालना था, आंसर क्या आ गए ऑप्शन नंबर ए बन गया। देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हमने रखा -1 है ना, तो -1 रखे और 2 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा -2 आएगा ना, -2 को इधर हम इक्वल के बाद भेजेंगे तो प्लस में बन जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा और इस 3 से काटिएगा 6 को 2 टाइम ही तो काटिएगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा। कह रहे हैं वर्ग अंतराल 100 से 200 का वर्ग चिन्ह होगा, क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ऊपरी जो सीमा होती है प्लस निचली सीमा बट्टे 2 होता है, तो ऊपरी सीमा क्या है तो वो आप बताएंगे 200 है, निचली सीमा क्या है 100 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 300 का आधा क्या होता है 150, ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा सी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे x -5 x -10 x +15 और x का माध्य बताना है, ये सभी का माध्य बताना है, सभी को ऐड कर लेंगे, पहले संख्या देख लेंगे 1 2 3 और 4 संख्या है, सीधे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमारे पास 1 2 3 एंड यहाँ पे ये तो 3x हो जाएगा, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8x, अपॉन में कितने होंगे 4। अब देखिए यहाँ पे आपके पास माइनस में 10 है, ये भी माइनस में 5 है, कितने हो जाएंगे 15, 15 तो माइनस में है ये प्लस 15 में, तो ये तो 15 15 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 8x और बट्टे 4, इसे काटिए 2 टाइम में यानी कितने आ गए 2x, तो हमारा माध्य जो निकला वो कितना निकला बस 2x निकला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0 के कौन से हल जो है संभव है, कौन सा हल संभव है, भाई इसका हम लोग हल को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हल संभव है। 2x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3 है इक्वल 0, इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 माइनस हो जाएंगे 3 इक्वल 0। अब कॉमन कर लेते हैं इसमें और इसमें कॉमन, तो हमारे पास 2x कॉमन हो जाएगा, क्या क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे एक कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा इक्वल 0 हो जाएगा। अब बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक आएगा x माइनस 3 और दूसरा जो आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो आ गया है, तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से निकालिए तो x इक्वल क्या लिखेंगे -1/2, एक कितना है -1
अपॉन 2 आया है, दूसरा क्या है 3 आया है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें हम लोग का। देखिएगा तो यस ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है जो 3 आया है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। आगे देखिए कह रहा है 20% तथा 10%, ये तीन गो क्रमिक छूट का एक समतुल्य बटा क्या होगा। देखिए इसका समतुल्य बटा हम लोग निकालते हैं, 20 20 और 10 है। पहले 20 का निकाल लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 20 माइनस हो जाएगा 20 गुन्ने 20 अपॉन हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो हो जाएंगे 40 में से 4 घटाइएगा यानी 36। अगर अब देखिए ये जो 36 आया है, अब 36 और 10 का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 36 प्लस 10 माइनस हो जाएगा 36 और गुन्ने 10 बट्टे 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो काटिए, अब इसे काटिएगा 3.6 हो जाएगा यानी ये 46 माइनस 3.6 घटाइए तो कितने आ जाएंगे। तो आप 46 में से 3 घटा लेते हैं तो 43, 43 में से 0.6 घटाइएगा तो 42.4 बताएंगे, यानी आंसर हमारा 42.4 होना चाहिए। ये देख लेते हैं 42.4 है क्या ऑप्शन नंबर में। यस ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको। कह रहा है मोहन ने एक घर 30,000 में खरीदा, 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो गया, मतलब क्या हो गया घट गया, तो 3 साल बाद उसकी कीमत हमें बताना है क्या होगा। 3 साल बाद क्या होगा तो और घट जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अवमूल्यन मतलब होता है घटना दोस्तों। आइए प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है 30,000, 30,000 है, कितने साल 3 साल का बोल रहा है ना, कितना 25% घट जाएगा मतलब 75 हो जाएगा अपॉन 100। 75 ओपन 100 कितने टाइम्स लिखेंगे तो हम लोग 3 टाइम, क्योंकि 3 साल का है। 75 ओपन 100, चलिए इसे काटिए तो आप काटेंगे 25 चौके और 25 तिहाई, इसे काटिए 25 तिहाई 25 चौके, फिर इसे भी काटिए 25 तिहाई और 25 चौके। अब काट के देखिए और भी कटने वाले हम, इस 4 से काटिएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पच्चे 20 और 2 जीरो, फिर ऐसे इससे काटिए तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 12,656 और दशमलव आ जाएगा 25, है ना दोस्तों। इतना आपका करेक्ट आंसर बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर आपके तो करेक्ट आंसर दिख रहे हैं। राइट आंसर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी के शीर्ष दिए हुए हैं तीनों के, तो माध्यिका ए डी की लंबाई हमें बताना है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी एंड सी, यहाँ से ए डी ये माध्यिका हमें बताना है, इसकी लंबाई क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। इसका हम लोग x ले लेते हैं और इसका y, क्योंकि ये तो हमें कोई भी नहीं पता है तो हम लोग x और y लेते हैं। तब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो अब देखिएगा a का वैल्यू दिया है, b का और c का भी दिया हुआ। जब आपके पास कोई 3 वैल्यू दिया हुआ और एक निकालना है उस टाइम में पहले तो हम लोग x1 x2 और x3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर तीसरा क्रम क्या होगा हमारा कि y1 y2 और y3 निकाल लीजिएगा। पता है ना कि x1 ये होगा आपका, x2 ये होगा और x3 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये और y3 ये होगा, इतना तो पता होगा आपको। चलिए बस हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसकी मध्य बिंदु। तो देखिए d का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो d का निर्देशांक निकालने के लिए लिखिए x2 और प्लस x3 ओपन हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखिए y2 और प्लस y3 ओपन लिखिएगा 2, इसे सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे अभी जस्ट बताए हैं x2 का वैल्यू क्या है देखिए, तो x2 का वैल्यू आप देखेंगे 3 है तो बस 3 रखिए, x3 का बता दीजिए क्या है तो अब बताइएगा -1 है तो सीधे यहाँ पे माइनस ही रख देते हैं हम लोग, अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे y2 कितनी है तो माइनस में 2 है, माइनस में 2 रखिए, y3 कितनी है प्लस में 2 है, प्लस में 2 रखिए अपॉन 2, ये प्लस माइनस तो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो और इसमें घटाइए 3 में से 1 तो 2, 2 से काटिएगा तो एक टाइम में यानी कितना आ गया 1 और 0 आ गया, ये कितना आ गया हमारा एक डी का निर्देशांक आ गया है ना। बट हमें निकालना है ए डी, है ना, हमें तो हमने जो एक्स और वाई माना था उसका निर्देशांक आ गया ये डी वाला, अब निकालना हमें ए डी का वैल्यू जो ये लंब था उसका। चलिए तो ए डी निकालने के लिए आपको होता है रूट अंडर x1 x का होल स्क्वायर और प्लस होगा y1
माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास दिया है -2 और -1 का होल स्क्वायर करिए, प्लस हो जाएगा -1 और -0 का होल स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे ये? तो आप बताएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ पे 1 है मतलब 10 हो जाएगा। तो रूट अंडर 10 कौन है? ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। कह रहा है बिंदु ये दिया हुआ है, संरेखी है, तो x का वैल्यू, ये हमें इसका वैल्यू बताना है कि x का क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू। यहाँ देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों कि a और b और ये c यहाँ पे दे रखा है, ये x1 कहेंगे, x2 कहेंगे और x3 ये कहेंगे, है ना, और y1 ये कहेंगे, y2 y3 कहेंगे, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके सीधे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, वहां से तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, यदि नहीं याद होगा, यदि याद होगा तो बहुत अच्छा बात है। देखिए 1/2 x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y3 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे x2 y3 माइनस y1, है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 और माइनस हो जाएगा y2 इक्वल 0 है। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x1 की जगह पे x रखिएगा, y2 की जगह पे आप -4, y3 की जगह पे -5। समझ रहे हैं ना दोस्तों, बस यहाँ पे यही रखना है आपको। x1 की जगह पे हम लोग x ही रखेंगे, x रखे, माइनस में यहाँ पे 4 और माइनस में ये -5 है तो +5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए और यहाँ पे प्लस x2 क्या है तो माइनस में 3 है, तो इसे माइनस ही सीधे कर दिए, प्लस जो हम लोग लिखे माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पे y3 क्या है तो माइनस में 5 है, y1 क्या है तो 2 है, मतलब सीधे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि -5 और -2 लिखिए, प्लस x3 क्या है तो x3 7 है, ठीक है। y1 क्या है तो 2 है आपके पास, y2 क्या है तो y2 -4 है, मतलब +4 लिख दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। अब इस ब्रैकेट को बंद करिए, फिर अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब तो नंबर हमें सब दिख रहे हैं, अब इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 और x में करेंगे तो x ही रह जाएगा। यहाँ पे करिए, ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और इसे करिए, ये 6 और 6 में 7 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 21 और यहाँ पे हो जाएगा 42, और यहाँ पे तो 1 आ गया यानी x आ गया, और 1/2 इतना ही बस बच गया हमारे पास, x -21 प्लस 42। तो यहाँ पे लिखिएगा तो आप लिखेंगे क्या कि x प्लस हो जाएंगे आपके पास आ जाएंगे 1/2, यहाँ पे हमारे पास बचे x प्लस 21 और प्लस में 42 बचा है ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, कितने हो जाएंगे तो 3 और ये हो जाएंगे 6 63 और प्लस x उधर 2 को भेज दिएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आप बताएंगे तो माइनस में 63 आ जाएगी। तो हमें x की वैल्यू ही तो बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, राइट आंसर बी बन रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही बिंदु वाली दो किरणों से बनी आवृत्ति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कौन कहलाती है, ऐसे बनी होती है जो। तो आंसर बी बताइएगा। कह रहा है एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो वृत्त के उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कितना डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे हमारा वृत्त है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ठीक, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब देखिएगा ये सेंटर से हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर है, ये x डिग्री है फॉर्मेशन। आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का फॉर्मेट होता है। ये हमारा a हो गया, ये b और ये हो गया p, कोई पॉइंट हो गया। अब देखिए जो हमारे पास जो दिया हुआ है PA और PB, ये जो दो लाइन है बिंदु P पर वृत्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा है जो एक दूसरे के बराबर होती है। तो OAP, जो OAP है ना, वो किसके बराबर है, OBP के बराबर, मतलब ये 90 डिग्री होगा तो दोनों इक्वल ही तो होगा, है ना। अब देखिएगा कह रहा है कि चतुर्भुज OAPB में
इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 90, ये भी 90 और ये x दिया हुआ है। तो हमें कौन सा फाइंड करना है, ए ओ बी फाइंड करना है, मतलब ये सेंटर वाला हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। अब देखिएगा टोटल का सम कितना होता है, 360 होता है, जिसमें से ये दो दे रखा है मतलब 180 हो जाएगा, 90 90 180, तो 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। और हमें निकालना है क्या, ओ का वैल्यू, ओ वाले का। तो ओ वाले कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 180 और माइनस ये x हो जाएगा ना। तो हमारा ओ का वैल्यू जो आ गया एंगल ओ का, वो कितना आ गया, तो आप बताएंगे 180 माइनस x डिग्री आ गया। देखिए क्या यही है हमारे पास 180 माइनस ओ डिग्री, तो आप बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर आपके सी दिख रहे हैं, 180 माइनस एक्स। अब देखिए आगे कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 4 के है, तो उनके संगत भुजाएं क्या होगा, संगत भुजाएं क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा तो हमारे पास दिया नहीं है। आगे देखिए दूसरा है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हमारा बचेगा। तो सीधे हम लिखेंगे a/a इक्वल लिखेंगे 9/4, ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी 3 और 2, 3 और 2 का रेशियो कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट बन जाएगा आपका ए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, आंसर ए बनेगा। कह रहा है कि एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल की संयोजन कैसी होती है। देखिए यहाँ पे एक हमने पेंसिल बनाया, ओके, ये देखिए ये पेंसिल हमने बनाया, तो हमारे कहाँ से पूछा जा रहा है, तो हमारा नुकीला जो भाग है वहां पे, नुकीली भाग वो कैसा शेप है, तो ये एक हमारा कैसा शेप है, कोणीय शेप, मतलब शंकु बन रहा है ना यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा वहां पे, आंसर बनेगा शंकु और एक बेलन। ये तो हमारा एक बेलन बन रहा है और ये एक हमारा शंकु बन रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट ये बनेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के बाहरी एंगल एक्स जेड पी, एक्स जेड और पी ये 90 डिग्री है, तो वाई एक्स जेड, वाई एक्स और जेड का वैल्यू 55 डिग्री है, तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है एक्स वाई और जेड का वैल्यू, ये हमें वैल्यू बताना है कितना होगा दोस्तों। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। आपको बता देता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन, उसमें कितना का एंगल बनता है, तो आप बताएंगे पूरे 180 का, जिसमें इधर 90 बन चुका है, तो आप तो ये खुद बता दीजिएगा कि 90 होता है, हो गया ना 90, यहाँ पे 55 ये 90, तो क्या ये नहीं बता दीजिए कितना हो जाएंगे, बिल्कुल बता दीजिएगा। और दूसरा भी एक और क्या तरीका है, ऐसे पहले ये बता देते हैं कितने हो जाएंगे, तो अब 9 5 14, मतलब 180 में से 145 घटा लीजिएगा तो 5 और ये हो जाएंगे 7 में से, मतलब 35 डिग्री आएंगे। चलिए ये तो पहला फॉर्मूला मतलब पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, तो आपको पता होगा कि दो अंतः अभिमुख अंतः कोणों का योग जो होता है एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए 55 और प्लस x, तो हमने डालना 55 और प्लस यहाँ पे x बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री, तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर आप लिखेंगे 90 और माइनस 55, घटाइए कितने हो जाएंगे, तो आप 5 और यहाँ पे घटाएंगे 8 में से 5 तो 3 यानी 35, फिर भी हमारा 35 ही आ रहा है ना। तो ये दो अंतः कोणों का योग जो होता है एक बाह्य कोण के बराबर भी होता है, इससे भी बता सकते हैं। तो आंसर हमारा करेक्ट ए बनेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश निकालने के लिए संचयी बराबरता सारणी की आवश्यकता होती है, क्या निकालने के लिए, तो आंसर्स बताएंगे माध्यक निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, माध्यक का फॉर्मूला बता दीजिए क्या हो जाएगा इसमें, माध्य का क्या होगा, माध्य का आंसर्स बताएंगे माध्य निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे कि ए प्लस सिग्मा एफ यू आई अपॉन होगा सिग्मा एफ इंटू एच होगा। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ये हमारे पास दिए हुए हैं नंबर, इसका माध्यक 3 है, तो माध्य हमें बताना है क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। माध्यक के लिए पहले नंबर हमें काउंट कर लेंगे कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 हमारे हैं, मतलब एक विषम संख्या है। विषम संख्या लिए क्या क्या लिखेंगे, n+1/2 लिखेंगे, मतलब कि हमारा 5 1 6, मतलब तीसरा क्रम। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हमारा x है ना, तीसरा पद क्या है, x है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू सीधे 3 आ गया, मतलब ये तो हम 3 के बराबर लिखेंगे ना, तो ये हमारा जो 3 आ गया है वो किसके वैल्यू, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया यहाँ पे।
जब x का वैल्यू 3 आ गया है तब हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सभी को ऐड करने होंगे। सभी को ऐड करिए, कितने हो जाएंगे, 4 5 9 3 12 12 2 14 1 15 15 और बट्टे कितने संख्याएं हैं तो आप बताएंगे 5 5 से काट दीजिए यानी 3। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन गया आपका। देखिए आगे कह रहा है यदि cos अल्फा इक्वल 2/3 साइन बीटा इक्वल 1/4 तो हमें cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो पहले हमारे पास जो दिया है उसे हम लोग रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं वो भी अभी बता देते हैं दोस्तों। एक राइट एंगल हमने ड्रॉ करा। अब देखिए इस पे हमने P और ये रखा Q और यहाँ पे R, इसे हमने अल्फा नाम दिया। ओके ना। अब यहाँ पे ये राइट एंगल का फॉर्मेशन है। तो देखिए तो हमारे पास लिखा गया है क्या कि cos अल्फा इक्वल लिखा है 2/3। 2/3 cos का होता क्या है तो आप बताएंगे कि b/h होता है। b/h मतलब b दिया हुआ, b कितना है तो 2 और h कितना है तो आप बताएंगे 3। तो हमें p तो फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो p फाइंड कर लेते हैं। p कितना होगा मतलब pq को फाइंड कर लीजिएगा लंब को, तो वो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर होगा, मतलब 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे, 9 में से 4 घटाइएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी ये सीधे आ गया √5 आ गया। ये तो हमें निकल चुका है, ठीक है। ये किसका निकला है तो p का वैल्यू, p का वैल्यू हम लोग बताएंगे कितना है √5 हो गया। चलिए एक और हम लोग ट्रायंगल लेंगे और वो किसके लिए तो इसके लिए साइन के लिए लेंगे। अब यहाँ हमें बीटा लेना है और यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन बीटा इक्वल क्या है 1/4, यानी हम लोग क्या लिखते हैं इसको साइन का रेशियो लिखते हैं हम लोग p/h लिखते हैं ना। तो हमारे पास p दिया हुआ, p कितना है तो 1 है और h कितना दिया हुआ तो h भी 4 दिया हुआ, तो हमें b निकालना है इसमें। तो आइए हम लोग b निकाल लेते हैं। b का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बताएंगे कि h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, मतलब 4 का 16 में से 1 घटाइएगा तो 15, यानी रूट अंडर हमारा 15 रहेगा। 15 का तो होता नहीं है। तो अब देखिए ये आ चुका हमारा √15। हमने अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू निकाल चुका है। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बताना है। देखिए cos अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो cos अल्फा इंटू cos बीटा और प्लस हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं 2/3 और गुन्ने हो जाएंगे √15 अपॉन हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा √5 अपॉन हो जाएगा 3 इंटू लिखेंगे हम लोग 1/4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कितने हो जाएंगे 2√15 और नीचे हो गए हमारा 6 प्लस हो जाएगा √5 अपॉन हो जाएगा 12। इसे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। चलिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 ही है, यहाँ पे 12 ही है दोस्तों। 12 का क्या होगा 12 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 2√15 है, यहाँ पे रूट हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√15 और प्लस लिखेंगे √5 ओपन हो जाएगा हमारे पास 12। क्या ऐसा कोई है क्या हमारे पास ऑप्शन, देखिए 2√15 प्लस 5 रूट अपॉन हो जाएगा 12। तो यस ऑप्शन नंबर कौन है, करेक्ट आंसर बी आपको दिख रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि tan थीटा बराबर लिखा गया है 3/4। tan थीटा कहने का मतलब है कि p/b दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो आपको बताना है cos का वैल्यू। cos का होता क्या है तो cos का होता है हमारे पास b/h होता है। तो हमें तो h का वैल्यू चाहिए, तो h के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, p और b को दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और प्लस 16 यानी 25 होंगे। 25 का क्या हो जाएगा 5, तो हमारा h का वैल्यू 5 आ गया है। तो अब यहाँ पे निकालिए 1 माइनस b/h होता है ना, तो b का वैल्यू कितना हुआ है तो ये p और बाई b, तो b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू कितना है अभी जस्ट हम लोग निकाला 5। अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और प्लस करना है, 1 और प्लस यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 4/5। बस इसे सोल्व करिए। तो सोल्व करेंगे कितने हो जाएंगे, 5 में से 4 घटाइए तो 1/5 और गुन्ने हो जाएगा यहाँ पे 5, एलसीएम ले लेंगे और ये कितने हो जाएंगे 4 और 5 9 हो जाएगा। 5 से 5 कटा यानी 1/9। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, राइट आंसर डी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है हमारे पास
कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे। यदि हम लोग 9 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपको सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का वैल्यू तो पता है क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है और गुने 9 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगला जो पार्ट आता है ये पार्ट 3 साइंस का है। देखिए साइंस में क्वेश्चंस क्या है, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है, इनमें सभी है, क्या क्या, फसल चक्र है, मिश्रित कृषि, खेती है और कार्बनिक चक्र है। आंसर्स क्या बताइएगा, राइट आंसर्स डी बताएंगे आप। आगे देखिएगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है संयुक्त ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन का जुटना होता है ना। आंसर्स क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। आगे देखेंगे, ऑक्सीकरण किसी पदार्थ के अणुओं का ऑक्सीजन के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है। जैसे कि हम आपको बता दें सी और प्लस O2 है ना, तो ये क्या बना देगा दोस्तों, CO2 बनाएगा ना। देखिए आगे कह रहा है कि अम्लराज क्या है, बताइए क्या है अम्लराज। तो अम्लराज है दोस्तों यहाँ पे सांद्र HNO3 और HCl है। आंसर्स क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर्स ए बताइएगा। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है, कैसी होती है, तो आंसर्स बताएंगे वृत्ताकार होती है। आंसर्स ए करेक्ट होगा, वृत्ताकार। बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, बताइए क्या कॉमन है, तो आंसर्स बताइएगा। इसमें कॉमन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर क्या बनाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। सभी कोशिका भित्ति सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करती है, लेकिन यह अलग अलग पदार्थ से बनी होती है। कोशिका भित्ति का उद्देश्य क्या होता है, कोशिका को एक निश्चित आकार संरचना देना और क्या करना, उसको दबाव से परिवर्तन से उसे बचाना होता है। कह रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, तो आप आंसर बताएंगे नाभिक। आंसर बी बताइएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, नाभिक होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कुछ अवशिष्ट पदार्थ नीचे सूचीबद्ध है। जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, देखिए कटा हुआ घास है ना, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के खिलौने, प्रयुक्त टी बैग, पुराने कपड़े, पेपर, स्ट्रॉ। अवशिष्ट पदार्थ किस समूह को जो है गैर जैव नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आंसर्स बताएंगे पौधे का कचरा, प्रयुक्त टी बैग बिल्कुल नहीं, पॉलीथीन, प्लास्टिक के खिलौने हाँ बिल्कुल ये किए जा सकते हैं, यानी आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें जो है श्वसन जड़ें हैं, बताइए कौन सी है जड़ें जो श्वसन जड़ें हैं, तो आंसर बताएंगे न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस जो है ये क्या है, श्वसन जड़ें हैं। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा आपका। न्यूमेटोफोरस में हवा में जो है खुले छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लेटिकेल्स कहा जाता है इसको दोस्तों, ठीक है। लेटिकेल्स जो है ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक गैसों को जो है क्या करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। कह रहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रजाति उद्वहन कहते हैं। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, प्रजाति उद्वहन कहेंगे। वेग समय ग्राफ, वेग जो है वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है, क्या देता है बताइए, तो आंसर्स बताएंगे वो देता है हमारा त्वरण। आंसर्स करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा आपका, त्वरण देता है। कह रहा है कि एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के बाद उस वस्तु में क्या होगा, उस वस्तु में क्या होगा, आधा स्थितिज और आधा गतिज होगा। आंसर्स बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, वैसे तरल पदार्थ के मामले में जो पात्र के दीवारों की गीला नहीं करते हैं, वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं उसमें क्या होते हैं, तो उसमें होते हैं असंजक बल, मान जो है असंजक बल से अधिक होता है तभी नहीं गीला कर पाता है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है क्या, भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, किस प्रकार की होती है, तो आंसर बताएंगे निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। आंसर ए करेक्ट होगा।
बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो गंगा की क्षेत्र है तो वहां पे बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः। आंसर ए करेक्ट हो गए। कह रहा है क्या कि समुद्र तल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो समताप मंडल कहलाती है। आंसर सी करेक्ट होगा, समताप मंडल कहलाती है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें कौन सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है? कौन है? तो आंसर बताएंगे संसाधनों का संरक्षण। आंसर सी करेक्ट होगा। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं परमाणु विखंडन। आंसर बी करेक्ट होगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र बताइएगा क्या होता है दोस्तों? तो आंसर से यहाँ पे बताएंगे प्रतिरोध का सूत्र है R इक्वल V अपॉन I। करेक्ट आंसर क्या बनेंगे कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है क्या है दोस्तों? तो आप बता देंगे ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक परिपथ में लगे आमीटर का पठन 3.2 एम्पियर है। परिपथ में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए कितना समय लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो आपको पता होगा विद्युत धारा इक्वल क्या होता है? आवेश बटे टाइम। बस रख दीजिए यहाँ पे। तो कितना दिया है? आवेश 10, समय 3.2। बस इसको काटिएगा हमें, यहाँ पे आई आ जाएगा, टी इधर बाहर निकल जाएगा दोस्तों। तो टी इक्वल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखेंगे टी इक्वल, आपके पास आ जाएगा क्यू ओपन आई हो जाएगा। तो क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है 10 और आई दिया है 3.2 एम्पियर। इसको हटाइए, काटी। तो काटेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास? ये आ जाएगा 100 और बट्टे आ जाएगा 32। इसको काटिए, 4 4 8 32 और 4 से 25 टाइम में। इसे काटिए 8 से तो कितने आ जाएंगे? 3.125 सेकेंड है ना। तो कितने आ गए हमारे पास? 3 देखिए कौन से हैं वो 3 जो है सीधे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 3.12 आ गए। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम है? किस रंग का विचलन जो है सबसे कम है? तो आंसर बताएंगे लाल रंग का विचलन सबसे कम है। आंसर ए करेक्ट बता देंगे आप। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो हम लोग का पार्ट नंबर 4। देखिए सोशल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है क्या, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था? तो आंसर बताएंगे कालीकट का। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? केरल में। आंसर सी बताइएगा। वहां पे कौन आए थे सबसे पहले? ये पुर्तगीज आए थे जो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। देखिएगा वास्को डी गामा जब आए थे है ना। तो कह रहा है कि झारखंड राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड राज्य को जो है दर्जा कब मिला था राज्य का? तो आप आंसर बताएंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था। कह रहा है क्या कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? कौन थे बताइए? तो आंसर बता देंगे, इनका नाम है वुड्रो विल्सन। किसके लिए? तो राष्ट्र संघ के विचार के लिए वुड्रो विल्सन। कह रहा है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? कब पारित हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1919 में पारित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित किया गया था। और जो 1919 अधिनियम था भारत शासन, उसी के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था। और इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1870 में लागू हुआ था। आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बताइए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर बता देंगे यह स्थित है राजस्थान में। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण में एसपीएम शब्द का पूर्ण रूप क्या है? एसपीएम का शब्द रूप क्या है? तो इसका आंसर बताएंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है इसका फुल फॉर्म। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? कौन से क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो आंसर बता देंगे कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को ना।
आंसर सही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? तो आंसर बताएंगे महासागर नहीं है। आंसर डी करेक्ट होगा आपका, महासागर नहीं है। महासागर का जल जो है लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, मधु का इंसिग्रिस मतलब महुआ की एक जंगली किस्म है, एक डैश है यह, क्या है बताइए? पेड़ है, घास है, कीट है या पक्षी है? तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यह एक पेड़ है। बायोगैस डैश, बायोगैस को डैश के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? तो आंसर बताएंगे गोबर गैस के नाम से जानते हैं। आंसर सी करेक्ट होगा आपका। कह रहा है कांडला पतन किस राज्य में है? बताइए, कांडला जो पतन है मतलब कांडला बंदरगाह वह किस राज्य में है? तो आंसर बताएंगे गुजरात में है कांडला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब कांडला को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक कैसा पतन है? तो ज्वारीय पतन है दोस्तों, ठीक है। कांडला उत्तर भारत को जो है आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कांडला। आगे देखेंगे, कह रहा है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? बताइए, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? तो आंसर बताइएगा, वो है आपका पटना में। आंसर डी करेक्ट होगा, पटना में है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पे है? रायपुर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया बताइएगा। तो आंसर बताएंगे महात्मा गांधी जी का है। आंसर बी बनेगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 से लेकर 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या फिर पत्रिका थी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है, यंग इंडिया के, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? बताइए, मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है दोस्तों? तो रूस से लिया गया है। अब बताइए भाग संविधान के किस भाग में है? तो आप बताएं भाग 4 के क में है। आंसर सी करेक्ट होगा। वही मौलिक अधिकार पुस्तक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आप बता दें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? कब प्राप्त हुआ है? तो आंसर बताइएगा, तो वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है 1993 को, 1993 को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। देखिए, कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितना भागीदारी था? तो आंसर बताएंगे 0.1068 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 15वीं लोकसभा में जो महिला सांसद थी वो कितनी थी? तो आंसर बताएंगे वो 59 थी। कितनी थी? 59। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 13 महिला सांसद थी। 16वीं लोकसभा में 62 महिला निर्वाचित हुई, है ना। 17वीं लोकसभा में 78 महिला उम्मीदवार चुनी गई और 18वीं लोकसभा में कितने? तो 74। आगे देखिए, कह रहा है कि सत्ता साझेदारी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर हमें बताना है। आइए हम लोग उत्तर को चुनते हैं, कौन सा होना चाहिए। यह एक लोकतंत्र की मूल भावना है, ठीक है। इसके सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम होती जाती है, ये भी सत्य है। कह रहा है क्या, यह शासन में जो है पारदर्शिता लाता है, ये सही है। यह पार्टियों के बीच समसामयिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाता है, बिल्कुल नहीं। यानी हमारा आंसर क्या दिख रहा है बताइएगा? तो आप बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई? कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई? तो आंसर बताएंगे समाजवाद को। आंसर बी करेक्ट होगा, समाजवाद को। प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब घोषित किया गया था? 1948 में घोषित किया गया था। कब हुआ था? 1948 में घोषित किया गया था। औद्योगिक नीति 1956 को उद्योग क्षेत्र का लघु संविधान कहा जाता है। आगे कह रहा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? कब मिला था? तो 1928 में। आंसर सी बताएंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान सांसद को लोकतांत्रिक संस्था बनाने की मांग ने जोर पकड़ा और प्रत्येक नागरिक का मतदान देने का अधिकार दिलाने का आंदोलन भी चलाए गए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, आगे आता है पार्ट 5 जो जनरल इंग्लिश है। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं। आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन अ सेंटेंसेस। क्या है हमारे क्वेश्चन?
will he was in a military he still regularly wrote to me। तो ये कैसा सेंटेंस लग रहा है आपको, तो आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन से बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ बोल्ड फ्रेज, जो बोल्ड में लिखा गया। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या है। बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड ही रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। बताइए क्या है, हैड बीन लग गया, ये तो सीधे से पास्ट में दिख ही रहा है दोस्तों, ये तो प्रेजेंट प्रेजेंट कर दीजिए। हमारा दो ऑप्शन सब बच गए, ए और सी। तो इसमें भी प्रेजेंट में कैसा प्रेजेंट है, तो ये बताएंगे पास्ट परफेक्ट है। आंसर हमारा ये बन जाएगा, इंडिफरेंट नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। हमारा डायरेक्शन बनाना है। ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बनेगा wanted ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड अ लैपटॉप। आंसर आपका करेक्ट ए बन जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। कह रहा है दे सेड टू गीता, दे सेड टू गीता वी आर वेटिंग फॉर समवन। आंसर्स क्या बताएंगे, दे सेड टू गीता दैट डैश राइटिंग फॉर समवन। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बता देंगे दे सेड टू गीता दैट दे वेयर वेटिंग फॉर समवन। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। कह रहा है हैविंग गेन्ड ट्रू कीप ट्रू, तो इसमें हमें नॉन फाइनाइट बताना है। नॉन फाइनाइट इसमें कौन है, तो आप बताएंगे हैविंग, यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट आ जाएगा। चलिए आगे फिर बताना है नॉन फाइनाइट ही। आइए इसमें सेंटेंस को देख लें। हिज वर्ड लेफ्ट मी थिंकिंग, क्या है बताइए इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो आंसर बताएंगे इसमें है हमारा थिंकिंग जो है नॉन फाइनाइट है। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए क्या दिया हुआ हमारे पास, वी वॉन द क्रिकेट मैच, वी वॉन द क्रिकेट मैच, हम लोगों ने क्या किया, तो मैच को जीत लिया। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बनेंगे हमारे द क्रिकेट मैच वॉज वॉन बाई अस, हम लोगों के द्वारा क्रिकेट मैच जीत लिए गए। आगे देखिए कह रहा है कि विच ऑफ दीज ब्रैकेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड parenthesis इन अ अमेरिकन इंग्लिश। उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग राउंड ब्रैकेट। आंसर बी करेक्ट होगा आपका, राउंड ब्रैकेट। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। राउंड ब्रैकेट आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, क्या राउंड ब्रैकेट ये कहलाता है। कह रहा है कि वो इसमें कौन सा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगनी है। देखिए ये कह रहा है कि आश्चर्य हो गया है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज, तो इसके लिए एक्स्ट्रामेट्री लगेगा है ना, आंसर ये बन जाएगा आपका। कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। द बॉल रोल्ड डैश द लॉन, आंसर्स क्या बताएंगे, तो अक्रॉस द लॉन। आंसर्स डी करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, तो आंसर बताएंगे आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। देखिए फाइंड द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा। डैश द मोर एजुकेटेड अ पर्सन इज, द मोर चूज he or she will have in a career। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बताएंगे इन कंक्लूजन। आंसर सी बताएंगे इन कंक्लूजन। देखिए चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों। आंसर्स बताएंगे कि इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। आगे देखिए सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। तो आंसर्स क्या बनेगा, विथ ऑल पोजीशंस। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। अ क्लोज सेव, अ क्लोज सेव का मतलब होता है क्या है दोस्तों, अक्लोज सेव का मतलब होता है आपको बता दे बाल बाल बचना। तो आंसर्स क्या बनेगा, नैरो स्केप। आंसर्स ये बताएंगे नैरो स्केप होगा।
चलिए आगे, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स आप बताइएगा इसका मतलब पहले होता क्या है। इसका मतलब होता है कि गुड अर्थ निकालना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, गुड अर्थ निकालना। तो आंसर बताएंगे अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड रीमा, आई हैड सीन रीमा, आई डैश हर। तो आंसर बताएंगे कि आई वुड हैव टोल्ड हर, आंसर बी करेक्ट होगा आपका। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, द सेकेंड कंडीशन इज यूज्ड इफ देयर इज डैश दैट द कंडीशन विल हैपन। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स बताएंगे यहाँ पे द सेकेंड कंडीशनल इज यूज्ड इफ देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट द कंडीशन विल हैपन, आंसर्स बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, अ मैन एंड अ वुमन डैश वॉकिंग। आंसर्स क्या बताएंगे, अ मैन एंड अ वुमन डैश वॉकिंग। तो आंसर्स बताएंगे वेयर करेक्ट होगा, आंसर्स नंबर डी होगा, अ मैन एंड अ वुमन वेयर वॉकिंग। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा, आइदर राम और श्याम डैश स्टोलन माई पेन। आंसर्स क्या बताइएगा, तो आंसर बताएंगा कि आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई पेन, आंसर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है क्या, इसमें पार्ट हमारा 6 आता है, पार्ट 6 में है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग को बारे में देखेंगे। कह रहा नीचे दिए गए विकल्प में विषम हमें चुनना है, नारियल, कमल, गुलाब और गेंदा। देखिए कमल, गुलाब और गेंदा ये फूल है बट नारियल नहीं, तो आंसर ए बन जाएगा। देखिए जैसे इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए टी का यहाँ पे क्या यूज किया गया, आइए देख लेते हैं हम लोग। टी के लिए क्या यूज किया गया, ऐसा कोई वर्ड नहीं, मतलब एन का 5 लिखा गया, क्या एन का 5, हाँ बिल्कुल लिखा गया है। ए को 2 लिखा गया, ठीक है, लिखा गया है, ओके। और टी के लिए 9 लिखा गया है क्या, ठीक है 9 लिखा गया है। चलिए तो यहाँ पे भी टी के लिए 9 लिखा गया है। आइए तो टी हमारा 9 से ही स्टार्ट होगा। आर, आर की वैल्यू क्या लिखा गया है, तो आर सेकेंड मतलब 4, 9 के बाद 4, तो सभी में मतलब ऑप्शन नंबर बी काट दो, ये तो होंगे नहीं। फिर आता है हमारे पास क्या है, तो ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 2 है, तो 942 किस में है, तो 942 आपके ये भी काट दीजिए, मतलब अब ऑप्शन 2 ही बच गए, 942। और आई का वैल्यू क्या है, तो 6 है, 9426, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, यानी आंसर हमारे सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नारंगी, आलू, फल के बीच में हमें संबंध बताना है, कौन सा आकृति होगा। तो आपको पता है कि जो नारंगी है ये पूरे फल कहलाते हैं, बट आलू तो अलग होगा, तो आंसर हमारा क्या दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर एच और पी के बीच में, एच कितने पे आता है 8 पे और पी कितने पे आता है 16 पे। बस दोनों को ऐड कर लीजिए और कितना कर लेंगे जोड़ के, बस दोनों को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये हो कितने जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 24 और बट्टे हो जाएंगे 2, इसे काटिए यानी 12, 12 पे क्या आता है, 12 पर एल आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे 5 या 6 मित्र हैं, देखिए कितने हैं, 3 और 3 6 और एक 7, 7 मित्र हैं जो एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी भी और एस के बीच में है, पी कहाँ पे है, तो पी जो है भी और एस के बीच में है, ठीक है, हमने पी को यहाँ पे डाला, पी भी और एस के बीच में है, तो एस को हमने डाला यहाँ पे और भी को भी डाला, भी और एस के बीच में हमने पी को डाल दिया। अब देखिए कह रहा है कि आर जो है एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, आर कहाँ पे है, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे नहीं बल्कि आर यहाँ पे दूसरे स्थान पे, आर को हमने डाल दिया। क्यू और यू के बीच में है, क्यू और यू के बीच में, क्यू और यू के बीच में है, यू के बीच में हमने आर को डाल दिया। अब देखिए एक ही बच गया और वो कौन है, तो टी यहाँ पे अलग डाल दीजिए। अब कह रहा है क्यू टी का पड़ोसी नहीं, क्यू नहीं है टी का पड़ोसी, ठीक है, तो हमें बताना है टी का स्थान क्या है, टी ये जो है इसका स्थान क्या है। कह रहा है कि आर और भी के बीच में है, आर और भी के बीच में है, तो बिल्कुल नहीं है। भी के ठीक बाई है, भी के ठीक बाई है, हाँ ये बोल सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं, आर के बाई ओर से दूसरा है, आर के बाई ओर से बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो गया। पी के बाएं से तीसरा है, पी के बाएं से तीसरा नहीं दूसरा ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे एक अफवाह को एक व्यक्ति से
दो अन्य व्यक्ति तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है समय। अफवाह का जो है क्रम जारी है, पता लगाए कि 729 कितने, तो 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितना समय लगेगा, कितने समय लगेगा, 5 मिनट में अफवाह फैलेगा 3 व्यक्ति तक। देखिए 5 मिनट में 3 व्यक्तियों तक, ठीक है। अब 10 मिनट में, 10 मिनट में यदि निकालेंगे अफवाह तो आप बताएंगे 3 और गुने 2 और प्लस 3, यानी 6 और 3 9 व्यक्तियों तक। तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो 15 मिनट में आप बताइएगा कि 9 गुने 2 और प्लस हो जाएंगे 9, यानी 27 व्यक्तियों तक। मतलब हम सीधे बोल सकते हैं 3 का होल क्यूब 27 को, है ना, बोल सकते हैं 9 दूना 18, 3 27, 9 27 हो गए। अब देखिए कह रहा है कि 5 और गुने 6 मिनट बाद कितने हो जाएंगे, तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। मतलब 30 मिनट बाद पता चलेगा क्या, यानी 6 पचे 30 ही तो होता है। तो आपको हमें निकल गया है 5 का इतना 3 निकला था ना, जस्ट हम लोगों ने निकाला 6 से, तो वो हमारे पास 5 आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास, तो 3 के पावर 6 आ गया। 3 के पावर 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 729। 729 तो आ गया कितने, तो आधा घंटा में, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या हमें बता देना है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसे काउंट कर लीजिए। 1 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए। 8 तो ऑप्शंस में भी नहीं है, तो अब देखिए 8 एक 9 हो जाएगा, एक 10 होगा, एक 11 होगा, एक 12 हो गया। टोटल हमारे पास कितने, 12 ऑप्शंस तो है, ये है, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चुने कौन सी संख्या जो है जोड़ी आगे आती है ना, कौन सी संख्या जोड़ी आगे आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 9 के बाद 11, 2 इंक्रीज किया, 11 या 33, फिर यहाँ से अच्छा ऐसे आपका इंक्रीज किया है 9 से, आप देखेंगे तो 9 दो 11 हुआ है, ठीक है, 11 या 33, फिर 11 दो आपके बढ़े, ठीक है ना, 13, 13 दो 15 हुए हैं, और फिर यहाँ पे आप 33 ही इंक्रीज रहा है, 2 नंबरों के बाद 33 रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 17 आया है, 17 के बाद क्या आएगा, तो ये तो कंफर्म है कि 19 आएगा, और फिर यहाँ पे 33 आएगा, यानी आंसर्स कौन से बनने वाले हैं हमारे, तो ऑप्शन नंबर 19 और 33 देखिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कह रहा है प्रत्येक 7 की गणना करें, प्रत्येक 7 का हमें गणना करना है, ठीक पहले 5 नहीं, ठीक पहले 5 नहीं है, लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो, ऐसे सातों को हमें गणना करना है। पहले 5 नहीं हो, इसमें तो 5 है तो इसे काउंट ही नहीं करिए, पहले 5 नहीं हो इसमें है, और लेकिन बाद में 2 या 3 होते, इसे भी आप इग्नोर करेंगे। कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 5 आ गया है, 2 3 ये तो होंगे नहीं हमारे पास, 5 नहीं होना चाहिए, पहले 5 नहीं हो 7 के आगे। तो आप देख रहे हैं 5 नहीं, यहाँ पे 1 आ गया, इसमें भी 5 दिया हो, इसे भी छोड़िए, यहाँ पे भी 5 नहीं है, इसे भी काउंट करिए, और भी देखिए यहाँ पे भी 5 नहीं, लेकिन पीछे हमें 2 या 3 नहीं, यानी कितने निकले, मात्र 2 ही निकले, यानी आंसर्स क्या बनेंगे, करेक्ट आंसर्स ये बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन लास्ट हम लोग का, कह रहा है कि प्रश्न के लिए जो है निर्देश दिया गया है कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद के लिए योग्यताएं निम्नलिखित है, क्या है, उम्मीदवार को जो है ए में कह रहा है कि कम से कम 55% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोल रहा है क्या है, 1/1/2016 को 20 वर्ष से कम और 28 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सी में कह रहा है क्या कि चयन परीक्षा कम से कम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डी में कह रहा है 75,000 जमा करने के लिए तैयार रहें, जो प्रशिक्षण पूरा होने पर जो है वापस किए जाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हालांकि यदि कोई उम्मीदवार उपयुक्त मापदंड को पूरा करता है, पहला कह रहा है ऊपर ए को छोड़कर सेमेस्टर सेमेस्टर में 60% अंक प्राप्त किए तो मामला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। 2 में कह रहा है ऊपर डी पर लेकिन 25,000 की आपूर्ति के लिए तैयार है, मतलब प्रतिपूर्ति के लिए तैयार है, और इंजीनियरिंग में 70% प्राप्त किए हैं तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। प्रश्न देखिए क्या है, सूर्यकांत CSE शाखा के छात्र हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उनका जन्म 1991 में हुआ है और उन्होंने चयन परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए हैं। वह 75,000 देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 25,000 दे सकता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बताएंगे यदि मामला महाप्रबंधक को भेजा जाना चाहिए, आंसर हमारा बी करेक्ट होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।